सो हाय एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, क्लास 11th। सबसे फर्स्ट वाला जो चैप्टर्स है ना, वो पूरा का पूरा आपका थ्योरेटिकल बेस्ड है। और इवन चैप्टर 2-3 आगे के 2-3 चैप्टर्स भी आपका पूरा का पूरा थ्योरी वाला चैप्टर्स। एग्जैक्टली जो चैप्टर स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल अकाउंट्स के अंदर, वो होता है अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर से। फिर आगे चल के जर्नटीज आएगा, फिर लेज़र आएगा, ट्रायल बैलेंस आएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आएगा, कैश बुक भी पढ़ना है आपको, साथ साथ में आपको फिर फाइनल अकाउंट तक के आगे चल के पढ़ना है। तो जो सबसे पहला चैप्टर है ना, एन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इस चैप्टर्स में आपको 14 टॉपिक्स टोटल बनाया हुआ है मैंने आपके लिए आसानी के लिए। तो लगभग 14 टॉपिक्स आपको पढ़ना है चैप्टर 1 में, जो बेसिक कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं। जिसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कि आपका डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, कि भैया अकाउंटिंग कहते किसे हैं, और यू कैन ऑल्सो से मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड टॉपिक का है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। थर्ड है ऑब्जेक्टिव, फोर्थ है फंक्शंस, फिफ्थ है एडवांटेज एंड सिक्स्थ है लिमिटेशंस। तो स्टार्टिंग के जो ये 6 टॉपिक्स हैं ना, ये अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, उसका ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, जो लिमिटेशंस है, इन सबसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहता है। जो आपका फर्स्ट टर्म का पेपर होगा ना एग्ज़ाम का, तो उसमें 100% चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चंस आना ही आना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आने चैप्टर 1 से, तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना है। थ्योरेटिकल है बट स्टिल यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद टॉपिक नंबर 7 होता है रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। फिर टॉपिक नंबर 10 बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहता है, टॉपिक नंबर 10। फिर है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ये टोटल इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, अकाउंटिंग का मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, और यू कैन ऑल्सो से डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के वैसे तो डेफिनेशंस बहुत सारे हैं, ठीक है, और जो भी डेफिनेशन आप याद रखना चाहते हो छोटा से छोटा वो भी याद रख सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट डेफिनेशंस है वो है आपका ये वाला डेफिनेशन। ये भी आपके बुक में मिलेगा। ये डेफिनेशंस AICPA ने दिया हुआ है अकाउंटिंग का। AICPA क्या होता है, तो देखो जैसे हमारे इंडिया में CA होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कई सारे बच्चे तो 10th के बाद कॉमर्स लेते ही इसलिए क्योंकि वो CA बनना चाहते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट है इंडिया में, उसे बोलते हैं ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सेम एज इट इज़ अमेरिका में ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उसे बोलते हैं CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स बोलते हैं। और उनका जो इंस्टीट्यूट होता है उसे बोलते हैं दी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो AICPA ने डेफिनेशन अकाउंटिंग का दिया, हमारे ICAI ने भी डेफिनेशन दिया हुआ है अकाउंटिंग का, वो भी डेफिनेशन आपको बुक में मिलेगा। उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन दिया हुआ है, तो कोई भी डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं, बट बेस्ट डेफिनेशन इज दिस, दैट इज, तो कह रहा AICPA डिफाइंस अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least financial character and interpreting the results thereof। इसका मीनिंग क्या होता है उसको समझेंगे ध्यान से। देखिए यहाँ पे जो आपका रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन है, फिर उसके बाद समराइजिंग है। तो पहले तो आप इसे ये देखो, ये जो रिकॉर्डिंग है ना, इसका मतलब होता है जर्नल, क्लासीफाई का मतलब होता है लेज़र, एंड जो आपका समराइज का मतलब होता है, इसका मतलब होता है फाइनल अकाउंट बनाना। ठीक है जी, इसका मतलब होता है फाइनल अकाउंट बनाना। आगे चल के ये सारे चैप्टर्स अपने को पढ़ने। तो देखो अकाउंटिंग का सिंपल मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप क्या करो, जितने भी बिजनेस वाले ट्रांजेक्शन्स है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, उन सबको आप क्या कीजिए, इकट्ठा कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, और उसको आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको ना क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई का मतलब लेज़र में ले जाएंगे, कौन सा कैश, सारे कैश वाले ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में, सारे बैंक वाले बैंक अकाउंट में, सारे परचेज वाले परचेज में। ठीक है, इस तरीके से सभी अकाउंट्स का एक एक अकाउंट्स का लेज़र बनेगा। इसके बाद आपको उसका समराइज़ करना है, लास्ट में ट्रायल बैलेंस बना के, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। फिर फाइनली एट द एंड हमें पता चलता है कि जो हमने बिजनेस करा है उससे कितने कितने प्रॉफिट्स आए।
तो अकाउंटिंग का सिंपल मतलब होता है कि आप तो ट्रांजेक्शन्स को क्या करो, रिकॉर्ड करो, क्लासीफाई करो, समराइज करो। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, ये एक आर्ट है रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, एक तरीके से एक आर्ट है। और किस चीज़ को, तो टर्म्स इन मनी, कहने का मतलब किस वे में अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना है। तो एक तो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, नंबर 1 जितने भी ट्रांजेक्शन्स है इन सबको मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करना है, और साथ साथ में एक सिग्निफिकेंट मैनर में करना है। ये नहीं कि कैसे भी रिकॉर्ड कर दो, नहीं। इसीलिए हम जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने का एक फॉर्मेट होता है, जर्नल एंट्री बनाने का एक फॉर्मेट होता है, लेजर का एक अलग फॉर्मेट होता है, फाइनल अकाउंट बनाने का अलग, सबका एक अलग अलग फॉर्मेट होता है। दैट इज कॉल्ड इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। रिकॉर्ड कैसे करेंगे, एक सिस्टमैटिक मैनर में सबका एक फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट वाइज रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड भी किस चीज़ का, मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करना है। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना, ट्रांजेक्शन और इवेंट्स भी बोलते हैं, उन सबको मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करना है। मान लो 10 एम्प्लॉय को हमने सैलरी दिया, तो 10 एम्प्लॉय को रिकॉर्ड नहीं करना, हमें ये रिकॉर्ड करना है कि उसको पैसे के टर्म्स में कितने सैलरी दिए। हमने सेल करे हैं 20 क्वान्टिटीज़ ऑफ एनी प्रोडक्ट, तो सेल किस किस चीज़ का, मान लो हमारा शॉप है स्टेशनरी का, हमने किताबें बेची, पेंसिल बेचे, तो उन सबको रिकॉर्ड नहीं करना, हमें रिकॉर्ड करना है उसकी वैल्यू को, कितने रुपीज़ में सेल करे, कितने रुपीज़ में परचेज करे, ठीक है। और नंबर ऑफ़ यूनिट्स को रिकॉर्ड जो करते हैं वो अकाउंट्स के अंदर नहीं आता, वो अलग से हम लोग रिकॉर्ड करके मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। बट मेनली जो रुपीज़ में है, रुपीज़, तो मनी के टर्म्स में जो वैल्यू है उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में क्या करते हैं, रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज करते हैं। और साथ साथ में क्या होता है, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, एट लीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। और उन सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करके रिजल्ट्स निकालते हैं कि प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ, लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ, प्रॉफिट कम हुआ तो क्यों कम हुआ, ये सब लास्ट में हम इंटरप्रेट करते हैं। तो ये है अकाउंटिंग का सिंपल में। सेकेंड टॉपिक आता है इसका क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो टोटल यहाँ पे अपने को 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं आपको। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 सबसे पहला है क्या, आइडेंटिफिकेशन, फिर है मेजरिंग, फिर है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। ये देखिए यहाँ पे फिर से वही आ रहा है, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। और फिर है एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, और लास्ट में कम्युनिकेशन है। तो दीज आर दी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छे से याद करके जाना है, इसमें आएगा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, तो आपको लिख के आना है, हेडिंग शुड बी इंपॉर्टेंट। फिर इसके अंदर के जो कंटेंट है आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं, मेनली समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ का, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स का। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब सपोज जो भी आपका बिजनेस है, तो बिजनेस में आप क्या करोगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश परचेजेज, ठीक है, परचेजेज ऑफ गुड्स, परचेजेज ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ गुड्स, इस तरीके से, सैलरी पेड, रेंट पेड, राइट। तो दीज आर नोन एज ट्रांजेक्शन्स, और यू कैन से इवेंट्स। ये जो इवेंट्स हो रहा है डे टू डे, ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, ऑल्सो नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं। तो इन सबको सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स है बिजनेस से रिलेटेड है, और कौन कौन से अकाउंटिंग नेचर वाले ट्रांजेक्शन्स है। तो द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन व्हाट टू रिकॉर्ड, to identify the financial events which are to be recorded in the books of accounts, and it involves observing all business activities and selecting those events or transactions which are considered as financial character or financial transaction। जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो बिजनेस वाले एक्टिविटीज़ के ट्रांजेक्शन्स है, उन्हीं सबको सिर्फ और सिर्फ हमें रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, तब जाके बाद में रिकॉर्ड करेंगे। फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद मेजरमेंट आता है, यानी मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स। जो भी ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाई किया है, अब हम उसे मेजर करेंगे। मेजर किस में करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी ऊपर में पढ़ा था, मनी के रूप में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है उन सबको मनी के रूप में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन्स है अकाउंटिंग के अंदर हम मनी के टर्म्स में लिखते हैं, राइट। क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शंस विल बी इग्नोर। आगे चल के हमें पढ़ेंगे लिमिटेशंस की, क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ओनली क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शंस को अपने को रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को मेजर करेंगे, किसमें, रुपीज़ में, कि कितने का सामान बेचा, कितने का खरीदा, कितने का एक्सपेंस किया, कितने का कोई भी चीज़ इनकम हुई, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे एग्जांपल में भी देखिए, सपोज अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजर
न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्राइक्स, डेथ ऑफ एम्प्लॉयज आर नॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये सारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे फाइनेंशियल और मनी वाले ट्रांजेक्शन्स नहीं हैं, तो इन सबको हमें रिकॉर्ड नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ मनी वाले कि अगर मैंने हायर किया है एम्प्लॉय को, मैनेजिंग डायरेक्टर को अगर अपॉइंट किया है तो उसकी सैलरी क्या है या कितनी हम सैलरी उसे पे करेंगे या पे कर रहे हैं, उस चीज़ को अपने को रिकॉर्ड करना है। फिर आ जाते हैं क्या रिकॉर्डिंग। तो भैया सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, और अब जाके हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जैसे हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसको मेज़र किया मनी के टर्म्स में, रुपीज़ में, और जैसे ही हमने मनी के टर्म्स में उसे रुपीज़ में मेज़र कर लिया, अब मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा किस में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब सबसे पहला बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्टार्टिंग वाला होता है जर्नल, तो हम उसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो A transactions will be recorded in the books of accounts only if it is considered as an economic event and can be measured in terms of money। तो एक तो इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होना चाहिए, और साथ में मनी के टर्म्स में होना चाहिए, तभी जाके हम उसे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई और मेजर करने के बाद उसे हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दैट इज़ कॉल्ड जर्नल, यानी जर्नल वाला जो बुक है उसमें हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर रिकॉर्डिंग के बाद हमें ना उसे क्लासीफाई करना होता है। क्लासीफाई का मतलब क्या है, लेज़र में अलग अलग क्लासीफाई करो, अलग अलग छांटो, सब्सिडीज बुक्स या जर्नल एंट्री से उन सभी को छांट के हमें अलग अलग, कैश वाला अलग, बैंक वाला अलग, परचेज वाला अलग, फिर सेल वाला अलग, राम का अलग, मोहन का अलग, सबका जितने भी ट्रांजेक्शन्स है सबके सेपरेट क्या करेंगे, एक जगह पे उसे छांट के क्लासीफाई करके लेज़र बनाना होता है। ठीक है, फिर जैसे ही लेजर अकाउंट बन जाता है, अब हम उसे क्या करेंगे, समराइज का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट से बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, बिकॉज वी वांट टू फाइंड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल के आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आता है, और बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। इन तीनों को स्टेटमेंट को जब बनाते हैं तो इसे ही हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट, जो कि सबसे लास्ट में आपको चैप्टर पढ़ना है, 19वां या 20वां नंबर चैप्टर्स पढ़ना है। ठीक है जी। तो एवरी बिजनेस जो है ना, एवरी बिजनेस या बिजनेस ओनर, जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, चाहे टाटा, रिलायंस, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, जितनी भी बड़े बड़े हैं, एलोन मस्क, ये प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो, फॉरेन, सभी लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अल्टीमेटली सेम प्रोसीजर होता है, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं, और भी कई सारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, जैसे आपके चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है, कैश बुक पढ़ना है, ट्रायल बैलेंस पढ़ना है, रेक्टिफिकेशन, सारी चीज़ों को बेसिकली क्या होते हैं, हमें अकाउंट्स के अंदर बनाना पड़ता है। तो समराइजिंग का मतलब क्या होता है, इट इज़ concerned with the preparations of data and it begins with balance of ledger account and preparations of trial balance with the help of balances and then trial balance required to prepare फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर जब ये अकाउंट बन जाता है ना कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट, तो उससे हमें पता चल गया ग्रॉस प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट कितना, और फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कितने के एसेट्स हैं हमारे पास और कितने के लायबिलिटीज़ हैं। तो उसके बाद जो पर्सन्स होता है, जो मैनेजर होता है, वो एनालाइज करेगा और इंटरप्रेट करेगा कि भैया ग्रॉस प्रॉफिट आया तो कितना आया और क्यों आया, अगर लॉस आया तो क्यों लॉस आया, प्रॉफिट कम आया तो क्यों कम आया, और ज़्यादा प्रॉफिट आया तो भी क्यों आया। इन सबको एनालाइज करते हैं ताकि फ्यूचर में और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर पाएँ, प्रॉफिट कर पाएँ और बिजनेस को और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएँ। तो फाइनेंशियल डाटा इज एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड सो दैट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डाटा कैन मेक मीनिंगफुल असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी प्रॉफिट एंड बिजनेस का पोजीशन। एंड लास्ट में कम्युनिकेशन, द मेन पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। आगे चल के हमें पढ़ना है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। कुछ इंटरनल यूजर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूज़र में क्या क्या होते हैं, जैसे जो बिज़नेस का ओनर है, जो मैनेजर है, जो बिज़नेस का एम्प्लॉय स्टाफ है, वो इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं। और बाहर वाले जो बैंक्स वाले होते हैं, गवर्नमेंट्स होते हैं, जो रिसर्चर्स लोग होते हैं, जो डेटाज होते हैं, जो क्रिएटर्स, वो सारे बिज़नेस के बाहर वाले लोग हैं। तो उन लोगों को भी ये सारे डेटा चाहिए होता है, बिकॉज बैंक क्या करके लोन देगी बिजनेस को,
अगर प्रॉफिट्स वगैरह बढ़िया कमा के हम दे रहे हैं बिजनेस वाले, तो बैंक हमें ज़्यादा लोन देगा या लोन प्रोवाइड करेगा। अगर बिजनेस लॉस पे लॉस कमाई जा रही है, तो बैंक वाले से अगर हम लोन लेने जाते हैं बिजनेस वाले, तो बिजनेस वाले को लोन उन्हें देगा, कहेगा भैया आप तो लॉस कमा रहे हो, हम अगर आपको लोन देंगे तो आप तो चुका नहीं पाओगे, हमारा लोन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से सभी का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है, तो इसलिए ऑल यूजर्स आर रिलेटेड, तो उनको कम्युनिकेट किया जाता है लास्ट में फाइनेंशियल पोजीशंस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो ये हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फिर जो थर्ड टॉपिक है दैट इज योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? नंबर 1 रिकॉर्ड करना, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, प्रोटेक्टिंग बिजनेस assets and detecting and preventing frauds and error। तो these are the 7 characteristics के बाद 7 objectives of accounting। हमने मीनिंग पढ़ा सबसे पहले अकाउंट्स का, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिर उसके बाद है थर्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स 7 होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले तो आप रिकॉर्ड करोगे, तो रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली, तो हमने सीख लिया कि रिकॉर्ड कैसे करते हैं, भैया जर्नल बनाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन दी records of every business transactions as it is beyond human capacity to remember large number of transactions। अब देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, क्यों रिकॉर्ड करते हैं? देखो जो इंसान है ना, वो सारे डाटा, सारा चीज़ें एक साथ याद नहीं रख सकता है, तो इसीलिए हमें जितनी भी ट्रांजेक्शन, भैया एक दिन में बड़े बड़े बिजनेस के कई सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इवन छोटा बिजनेस भी 2 महीने, 6 महीने, साल भर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो हमारा जो हम लोग इंसान है ना, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, हम बहुत सारी चीज़ें भूल सकते हैं, भूल जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए उन सबको लिख के रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी भी दिक्कत होगा तो हम आसानी से देख सकते हैं उसको और याद कर सकते हैं देख के। तो इसीलिए रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वन ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस और बिजनेस ट्रांजेक्शंस सिस्टमेटिकली। तो हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, ताकि क्या हो, जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम जाके क्या कर सकते हैं, वो ट्रांजेक्शन्स पीछे से रिकॉर्ड में से चेक कर सकते हैं, और कभी भी ज़रूरत हो कोई भी आदमी फॉल्ट ना करे, कोई भी आदमी पैसे देने से मना ना करे, तो इसलिए हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। सेकेंड है क्या, डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस और डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है, 2 चीज़ें, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट बनाना। आगे चल के हमें सीखना है बैलेंस शीट बनाना। तो बैलेंस शीट से हमें पता चलता है अपने पास कितने का एसेट्स है और कितने की लायबिलिटीज़ है साल के एंड में, या जिस टाइम पे हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट वी नीड टू नो हाउ मच एसेट्स एंड हाउ मच लायबिलिटीज़ वी हैव, और बिजनेस के पास कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज़ है। और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कि ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट हुआ कि नेट लॉस हुआ बिजनेस का। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें क्या करना होता है, अकाउंटिंग बनाना पड़ता है। अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, हम क्यों बनाते हैं ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स, अकाउंटिंग को क्यों बनाना जरूरी है? तो भैया इसलिए बनाना चाहते हैं बिकॉज एक तो नंबर 1 सारे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग रखना चाहते हैं हम, ठीक है। नंबर टू क्या है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना होता है या फाइंड आउट करना होता है, इसलिए हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं, इसलिए भी हम लोग अकाउंटिंग बनाते हैं। तो एक तो हो गया कौन सा, रिकॉर्डिंग के लिए, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशंस। फिर उसके बाद आते हैं क्या, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। तो सिस्टमैटिक अकाउंटिंग हेल्प द मैनेजमेंट इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड एफिशिएंट कंट्रोल। अगर हम लोग बढ़िया से रिकॉर्डिंग करके रखेंगे तो मैनेजर जो है अच्छे से कैश का मैनेजमेंट कर पाएगा, एफिशिएंट कंट्रोल कर पाएगा और डिसीजन अच्छा से ले पाएगा, ताकि इन सबसे क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स होएगा, ठीक है जी। इसके अलावा प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स कौन कौन से होते हैं, 2 कैटेगरी होता है यूजर्स का, इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल में आते हैं क्या, मैनेजर, एम्प्लॉय, स्टाफ, और कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो ओनर होता है वो। एक्सटर्नल में बैंक, डेटर्स, ट्रेडर्स, रिसर्चर्स, ठीक है, और आउटसाइडर्स लोग। इसके अलावा तो क्या हो गया, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट एंड प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल एंड
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स इंक्लूडिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र को दोनों को बताना होता है, जैसे ओनर्स, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, लेबर्स, टैक्स अथॉरिटीज़, कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, कम प्रॉफिट तो टैक्स कम, लॉसेस तो नो टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट जैसी होता है सरकार, इनकम टैक्स अथॉरिटी टैक्स ले लेती है प्रॉफिट टैक्स के नाम पे। तो इसलिए भी क्या होता है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग टू द यूजर्स। तो अकाउंटिंग बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो इसके यूजर्स है उसको हम अकाउंटिंग डाटा प्रोवाइड कर पाएँ। और मैनेजमेंट को क्या होता है, डिसीजन लेने में आसानी होता है, तो मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग डेटा निकाल के प्रोवाइड कर दें। और नेक्स्ट है क्या, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स एंड डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स एंड एरर। साथ साथ में क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय बिजनेस विच इनेबल्स मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट देम। तो अगर हम अकाउंटिंग बनाते हैं तो इससे हमारा बिजनेस एसेट्स भी क्या होता है, कंट्रोल रहता है और प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि रिकॉर्ड रहेगा तो अपने आप उसमें ना तो चोरी होगा, ना कोई ज़्यादा निकाल के ले जाएगा, ना कोई बेईमानी करेगा। इसके अलावा कोई भी फ्रॉड या एरर होने के चांसेस से बचने के लिए भी, है ना, टू प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स एंड एरर it is necessary to detect, prevents frauds and errors, mismanagement and wastage of finance. Systematic record helps in easy detection, rectification of fraud, errors and inefficiency. आगे चल के हमें क्या करना है, rectifications of error वाला भी चैप्टर पढ़ना है। कई बार बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डाटा होता है ना, तो गलती होने के चांसेस हो जाते हैं अकाउंटिंग में। तो इन सबको जो एरर गलती हुआ है उसको ठीक करने के लिए रिकॉर्ड रहना ज़रूरी है। रिकॉर्ड रहेगा तो आसानी से हम मिला के और जो गलतियाँ हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं कि भैया कोई भी एरर रह गया, छूट गया या गलती हो गया। तो हमने इस चैप्टर्स में अभी तक आज वाली वीडियो में 4 टॉपिक्स पढ़े हैं टोटल आउट ऑफ 14 टॉपिक्स। नंबर 1, एक तो हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा अकाउंटिंग का, डेफिनेशन ऑल्सो नोन एज डेफिनेशन। सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक्स, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और फिर ऑब्जेक्टिव, 3 ही टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव, 7 ऑब्जेक्टिव से पढ़ा। मीनिंग अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग एज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ऑफ क्या है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर at least financial character and results thereof and interpreting the results thereof. This definition is given by AICPA. फिर हमने characteristics पढ़ा। नंबर 1, identification, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing एंड कम्युनिकेशंस। और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या पढ़े कि भैया अकाउंटिंग क्यों बनाते हैं, तो रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिंग, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स एंड प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट्स एंड प्रोटेक्टिंग किससे, प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स एंड एरर्स। तो ये 7 हमने ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय। आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी किसी भी तरीके का आपको पास डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ये नोट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक के साथ।